Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here again with the CTET paper 1 and paper 2 English pedagogy. तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस में आपको जितने भी पिछले प्रीवियस वीडियोस थे, मतलब प्रीवियस पेपर्स थे जितने भी आए हुए, वो मैंने सभी मतलब जो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको बताने चाहिए, वही क्वेश्चंस लेके आई हूँ। और अगर आप ये क्वेश्चंस कर भी लेते हो ना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि ये 20+ क्वेश्चंस हैं और ऊपर से सिर्फ वही क्वेश्चंस है जो अभी तक शायद आप तक पहुँचे नहीं है या आपने रिवाइज नहीं किए। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, ध्यान से सुनना एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Which of one of the following method is suggested for teaching grammar at primary level? अब सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आनी चाहिए कि प्राइमरी लेवल होता क्या है। प्राइमरी लेवल होता है 1st to 5th क्लास की बात की गई है, और 1st to 5th क्लास में बच्चे को आपने क्या करना है, ग्रामर पढ़ानी है। आप कैसे पढ़ाओगे? डिडक्टिव मेथड यूज़ करके, टेक्स्ट बुक मेथड, इंडक्टिव मेथड या ट्रांसलेशन मेथड। तो डिडक्टिव मेथड, अगर हम एक एक की बात करें, डिडक्टिव मेथड क्या होता है कि जब आप पहले ही बड़ी चीज़ें सिखा देते हो और छोटे एग्जांपल्स बाद में देते हो, तो डिडक्टिव तो नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी स्कूल के बच्चे को पढ़ाना है। टेक्स्ट बुक नहीं होगा, बुक से आप पढ़ा भी दोगे उसको क्या समझ आएगा, कुछ नहीं समझ आएगा। इंडक्टिव मेथड हो सकता है बिकॉज आप पहले एग्जांपल्स देते हो, और अगर आप छोटे बच्चे को एग्जांपल्स दोगे, उसको अच्छे से समझाओगे, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आने वाला है। ट्रांसलेशन मेथड नहीं होगा, ट्रांसलेट तो तब करोगे ना जब उस तक बेचारे के इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। तो इंडक्टिव मेथड इज़ द बेस्ट मेथड टू टीच द ग्रामर एट द प्राइमरी लेवल। आई होप पहला क्वेश्चन क्लियर है आपको। फिर भी अगर कोई भी डाउट कभी भी होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपके आंसर दे दूँगी। नाउ कम्स फ्लावर्स एंड हेज। फ्लावर्स एंड हेज नाम है, नेम है किसी का। रिगार्डेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स एज प्रॉब्लम क्रिएटिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग? इनमें से कौन सी स्किल है जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग भी है और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है? तो अब ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकती है और प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकती है। लिसनिंग, नो, लिसनिंग प्रॉब्लम क्रिएट कैसे करेगी? नहीं कर सकती। स्पीकिंग, नो, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेगी? ये गड़बड़ आ गई। रीडिंग, नो, इसका सही आंसर है राइटिंग। अगर आप किसी चीज़ को लिखोगे, राइटिंग में इशू है, लिखने में प्रॉब्लम है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकती है अगर आप अपने आइडियाज़ यूज़ करके इसमें लिखते हो। राइट, कोई चीज़ लिखोगे, उसकी मतलब आपके दिमाग में एक छप जाएगी चीज़ कि हाँ ये मैंने लिखी थी। जैसे कहते हैं ना कि पेपर जब होते हैं आप लिख के देखो बार बार, जब चीज़ को लिख के बार बार देखते हो, आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं। मतलब तो प्रॉब्लम क्रिएटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन सी स्किल होती है? हमेशा राइटिंग होती है। नाउ कम्स फाइंड आउट द फंक्शन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। फंक्शन वर्ड ये मैंने पहले भी करवाया था। फंक्शन वर्ड क्या होते हैं? वो वर्ड जो दो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं फंक्शन वर्ड। तो इनमें से कौन सी चीज़ है तो दो सेंटेंसेस को जोड़ती है? एंड। जब हम एंड लगा देते हैं दो सेंटेंसेस में, राइट। नाउ कम्स द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू? रिव्यू का मतलब व्यू देना, सिंपल सी बात है, राइट। तो आप रिव्यू कर रहे हो, फिर से उस चीज़ को अपने व्यू दे रहे हो। गेस करना नहीं, गेस करना तो आइडिया लेना हो गया ना। इवैल्यूएशन भी नहीं होगा, असेसमेंट भी नहीं होगा, ये सीधा सा क्रिटिकल इवैल्यूएशन होगा। मतलब इवैल्यूएशन करना सीधा एक सिंपल जज करना, वो सिंपल व्यू हो गया, आपने देखा, इवैल्यूएट किया। बट क्रिटिकल इवैल्यूएशन चीज़ होती है जब हम रिव्यू करते हो, फिर से उस चीज़ को ध्यान से देखते हो, क्रिटिकली देखते हो, सोचते हो उस बारे में, वो होता है क्रिटिकल इवैल्यूएशन। नाउ कम द फिफ्थ क्वेश्चन, कंटेंट वर्ड। कंटेंट वर्ड कौन से होते हैं मैं साथ में लिख दिया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। कंटेंट वर्ड्स वो होते हैं जिनका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है। ये पेपर में नहीं आएगा लिखा हुआ, ये ब्रैकेट में जस्ट मैंने आपके आइडिया के लिए लिखा है कि एक्चुअली कंटेंट वर्ड कौन से होते हैं जिनका अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है। और उनको क्या बोलते हैं? फंक्शंस नहीं बोलते, ग्रामेटिकल वर्ड्स नहीं होते, वो खाली वर्ड्स तो बिल्कुल नहीं होते। तो जिनका अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है उसको हम लेक्सियल वर्ड्स बोलते हैं। ये याद रखना, छोटी छोटी डेफिनेशंस है जो मतलब आपके बहुत ज़्यादा नंबर कटवा भी सकती हैं, आपके नंबर ला भी सकती हैं, अभी आप पे डिपेंड करता है, राइट। तो लेक्सियल वर्ड कौन से होते हैं? कंटेंट वर्ड्स, जिनका अपना ही मीनिंग होता है अलग से।
नाउ कम्स क्लॉज मीन्स, 6th क्वेश्चन क्लॉज मीन्स। ये क्वेश्चन अब बहुत बार मतलब बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं पैडागोजी के वो तो चलो बच्चे इजीली सॉल्व कर लेते हैं, बट कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो पढ़े भी नहीं होते, पैडागोजी के नहीं होते, बट वो होते इंग्लिश ग्रामर के हैं, बट इंपॉर्टेंट होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आते ही हैं। तो वही क्वेश्चंस आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए, ताकि थोड़ा आप ध्यान से करो। क्लॉज का मतलब क्या होता है? क्लॉज का मतलब होता है जब कोई चीज़, आपको पैटर्न्स पढ़े होंगे, जैसे कोई मिसिंग चीज़ होती है, राइट। जब बीच में कोई चीज़ आपने पजल्स वगैरह सॉल्व करने आ रही, ये डब्बा खाली पड़ा है, इसको आपने भरना है, कोई आइडिया से भरना है, राइट। तो जो भी मिसिंग पार्ट होता है उसको हम क्लॉज बोलते हैं। क्लॉज किसको बोलते हैं? मिसिंग वर्ड्स को या मिसिंग पार्ट्स को। नाउ कम्स द 7th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005, इंग्लिश इज अ डैश लैंग्वेज इन इंडिया। अब जो बहुत ज़्यादा समझदार बंदा होगा वो तो मुझे यही बोलेगा कि हाँ सेकेंड लैंग्वेज है, बट आप समझदार नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा गलत हो इस बारे में। क्योंकि सिंपल सा एक मैंने चीज़ बताई थी, जब सीधा सीधा आ जाए NCF 2005 तो इंग्लिश होगी ग्लोबल लैंग्वेज, सॉरी ग्लोबल लैंग्वेज, राइट। तो जब आ गया ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जब बात की जाए तो समझदार इंसान के अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। तो क्या है, मैंने 2 चीज़ें बताई थी, एक आएगा सिंपल NCF 2005, उसमें तो आप सीधा सीधा ग्लोबल के टिक मार दोगे, राइट। बट जब आपको बोला गया ना अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन, कि ऑब्जर्व करने के बाद ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जब NCF ने देखा तो ये कौन सी लैंग्वेज होती है? सेकेंड लैंग्वेज, बाकी कोई लैंग्वेज नहीं होगी, याद रखना। अगर ऑब्जर्वेशन नहीं दिया हुआ तो सीधा सीधा टिक बजेगा ग्लोबल पे, राइट। अगर ऑब्जर्वेशन दिया हुआ तो सीधा टिक बजेगा सेकेंड पे। नाउ कम्स 8th क्वेश्चन। Which one of the following helps in learning the second language without using the printed text? Printed text, जो टेक्स्ट प्रिंट किया जाता है आपकी बुक्स वगैरह में, आपने देखा होगा, प्रिंटेड चीज़ें भी पढ़ते हो आप, राइट। तो जो लैंग्वेज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लर्निंग द सेकेंड लैंग्वेज? सेकेंड लैंग्वेज आपने लर्न करनी है, मदर टंग आपकी है ऑलरेडी, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, हिंदी पंजाबी, और सेकेंड लैंग्वेज आपने लर्न करनी है। तो वहाँ कौन सी चीज़ आपकी हेल्प करेगी? सिचुएशनल अप्रोच नहीं होगी, ग्रामर ट्रांसलेशन अप्रोच नहीं होगी, नेचुरल अप्रोच नहीं होगी, वो लैंग्वेज इमर्शन होगी, कि आप उस लैंग्वेज को कैसे यूज़ कर रहे हो। मतलब जब आपने कोई सेकंड लैंग्वेज यूज़ करनी है, आपको पता लैंग्वेज आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, डाइवर्सिटी है सीधी सी, कि मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, तो अगर उसको सीखना है तो विच इज़ द बेस्ट थिंग इज़ द लैंग्वेज इमर्शन। नाउ कम्स द 10th क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ द मीनिंग इन लैंग्वेज इज नोन एज। किसी चीज़ का मीनिंग पढ़ना है, ये बहुत टाइम क्वेश्चन पहले भी रिपीट किया है प्रीवियस ईयर में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। तो इसका सीधा सा आंसर है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या होता है कि जब आप किसी मीनिंग को पढ़ते हो, राइट। सिंटेक्स तो होता है जब आप किसी स्ट्रक्चर को पढ़ते हो, मॉर्फोलॉजी तो सीधा ही मीनिंग होता है वर्ड्स का, ये इसमें नहीं आएगा, वो सिमेंटिक्स ही होता है। लाइक फोनिम क्या होता है, वो तो साउंड्स के बारे में आप पढ़ते हो, तो इसका आंसर है सिमेंटिक्स। नाउ कम्स 11th क्वेश्चन। द टीचर टेल्स अ स्टोरी अबाउट द एनिमल्स। कि एक टीचर है, उन्होंने एनिमल्स के बारे में स्टोरी सुनाई बच्चों को, और बच्चों ने क्या किया, एनिमल्स की वो आवाज़ें निकालने लग गए। जैसे ही उन्होंने टीचर की बात सुनी कि अगर डॉग के बारे में बात किया तो वो बच्चे डॉग की तरह बिहेव करने लगे, बिहेव आई इन द सेंस वो आवाज़ें निकालने लग गए, राइट। तो इससे क्या पता लगता है, रीडिंग अप्रोच तो नहीं हुई, ग्रामर कहाँ ट्रांसलेट हुई, कम्युनिकेट भी नहीं हुआ, ये तो फिजिकल रिस्पॉन्स हुआ कि बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं टीचर की बात को, उन्होंने सुना उस चीज़ को तभी तो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया फिजिकली। तो सीधा आंसर है पहला ऑप्शन। नाउ कम्स द 12th क्वेश्चन। Any of a wide variety of exercises, activities या devices used in the language classroom for realizing lesson objectives is known as। कि आपने बहुत वाइड वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेज यूज़ की, कोई एक्टिविटीज़ या कोई डिवाइस यूज़ किया क्लासरूम में ताकि रियलाइज़ हो सके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो मतलब आप ये सब चीज़ें क्यों यूज़ करते हैं? ये एक तरह की टेक्निक्स हैं जो आप बच्चे को समझाने के लिए यूज़ करते हो। सिलेबस और अप्रोच थोड़ी यूज़ करोगे, ना ही कोई मेथड यूज़ करो। यहाँ सीधा सा उन्होंने बोला है एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज़ या डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो, मतलब आप टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो बच्चों को समझाने के लिए लैंग्वेज, राइट। तो सिंपल आंसर इसका टेक्निक। Now comes the 13th question. A test which is administered at the end of the language course for remedial teaching. Remedy तो आप सबको पता है, रेमेडी क्या होती है? जैसे आपको चोट लगी, डॉक्टर के पास गए डायग्नोसिस के लिए, राइट। रेमेडी होता है किसी चीज़ को प्रिवेंट करना। तो रेमेडियल टीचिंग कौन सी होती है? डायग्नोस्टिक टीचिंग होती है सीधी सीधी, ये बाकी सब कुछ नहीं होता यहाँ से। रेमेडियल वर्ड आ गया, समझ लो डायग्नोस्टिक तो है ही है वहाँ पे।
Now comes the 17th question. The practice of grammatical structure in a controlled manner can be done by. आपने जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है जैसे आपकी, आप उसको बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो कंट्रोल्ड मैनर में, वो कैसे कर सकते हो? रॉन्ग सेंटेंसेस को करेक्ट करके नहीं, गैप फिल करके। ये हो सकता है कि आप ग्रामर की एक्सरसाइज कर रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि एरर्स आ रहे हैं, आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं, आप उस गैप्स को फिल कर सकते हो। पैराग्राफ और ऐसे लिख के क्या होगा, एक्सप्लेन करोगे, ये भी गलत बात है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि जहाँ आपकी गड़बड़ हो रही है कंट्रोल मैनर में, आप उसको सेट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, आपने वो गैप्स को सही करके जहाँ पे आप अटक रहे हो। नाउ कम 15th क्वेश्चन। इन द बैकयार्ड द डॉग बार्क्ड एंड हाउल्ड एट द कैट। बैकयार्ड में एक जो डॉग था उसने क्या किया, बिल्ली पर बार्क किया और हाउल किया। तो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो सिंपल सा सेंटेंस है कि डॉगी ने किया क्या, बाकी सब गलत। Now comes 16th question. Which one of the following method of teaching cannot be used interchangeably with each other? कौन से ऐसे दो मेथड्स हैं जो इंटरचेंजेबली मतलब एक दूसरे के साथ यूज़ नहीं किए जाते, वो सीधा सीधा यूज़ किया जाता है। ऐसे नहीं कि ये मेथड प्लस दिस मेथड, ये मेथड प्लस दिस मेथड, ये नहीं होगा, वो अलग से ही, उसको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। कौन सा मेथड हुआ? वो डायरेक्ट मेथड हुआ कि सीधा ही आप टेक्निक्स लगा रहे हो, जो आपके मन में है वो आप सीधा ही करवा रहे हो, डायरेक्टली यूज़ कर रहे हो, आप रिलेट नहीं कर रहे किसी चीज़ को। कोरिलेशन तो सीधा आ जाएगा कि रिलेट कर रहे हो, ये तो इंडिपेंडेंट थोड़ी हुआ। इंडिपेंडेंट होता है जो खुद से करे। रेफरेंस मतलब आप रेफरेंस ले रहे हो, ये भी तो गलत बात है। इंसिडेंटल मेथड्स नहीं, कोई इंसिडेंट्स बता रहे हो, ये भी गलत बात है। इंडिपेंडेंट होता है खुद से, वो होता है डायरेक्ट मैथड। नाउ कम 17th क्वेश्चन। मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज इन द क्लासरूम बाय। कि एक टीचर है, जैसे कोई टीचर आया या कोई स्टूडेंट है, चलो स्टूडेंट की एग्जांपल ले लेते हैं कि वो क्लास में आके बार बार मदर टंग में ही बात कर रहा है, बट स्कूल में बोला गया अरे तुम्हें तो इंग्लिश बोलनी है या हिंदी में बात करनी है, तुम्हें पंजाबी बोलनी ही नहीं है। तो वो बच्चा कैसे मिनिमाइज़ कर सकता है क्लासरूम में उस मतलब अपनी मदर टंग कैसे कम से कम यूज़ कर सकता है? यूजिंग द मदर टंग मोर ऑफन नहीं, कम यूज़ करनी है। एग्जाम्पल देनी है, नहीं देनी, कम ही तो यूज़ करने को बोला है, ये भी नहीं करना। सीधी सी बात है, गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर, कि इनपुट्स देने हैं जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है। एक टीचर है, बच्चे को बोलेगा कि नहीं ये हिंदी तुमने क्लासरूम में बोलनी है, तुम पंजाबी नहीं यूज़ कर सकते, उस अकॉर्डिंग उसको समझाए, उसको करवाए चीज़। तो बच्चा है तो थोड़ा कम यूज़ करेगा वो पंजाबी लैंग्वेज जो उसकी मदर टंग है, राइट। नाउ कम्स द 18th क्वेश्चन। रीडिंग स्किल्स कैन बी बेस्ट डेवलप बाय। कोई चीज़ रीड करनी है, स्किल्स होती है रीडिंग भी, आपको पता है, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग आप सबको पता है, ठीक है। तो उसको अगर बेस्ट डेवलप करना है, सबसे अच्छी रीडिंग स्किल्स रखनी है, तो आप कैसे करोगे? राइटिंग द आंसर्स टू द क्वेश्चन नहीं, ये तो राइटिंग वाला हो गया। क्विज एंड पजल करके, वोकैबुलरी नो, सेकंड ऑप्शन ठीक है। फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द कंटेस्ट इन द टेस्ट, सिंपल जो टेक्स्ट में वर्ड्स दिए हुए हैं आप उस पर फोकस करो, आप उसको समझो, उस चीज़ को रीड करोगे तभी आप सबको पता लगेगा। फोकस की ज़रूरत है, सिंपल सी बात है। नाउ कम 19th क्वेश्चन। हु वुड बी द इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन, कि सबसे बेटर एजुकेशन कौन देता है? करिकुलम, स्टूडेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट? नो, टीचर। इसका आंसर टीचर इसलिए है क्योंकि आपका चाहे एजुकेशन सिस्टम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, क्लासरूम की बिल्डिंग कितनी अच्छी क्यों ना हो, पूरे स्कूल की बिल्डिंग अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी लैब क्यों ना हो, जब तक एक सही टीचर नहीं आएगा बच्चा कुछ नहीं सीखेगा। तो सबसे बेस्ट एजुकेशन कौन दे सकता है? टीचर दे सकता है। नाउ कम्स 20th क्वेश्चन। इज अ लैंग्वेज टीचर has taught a topic in the class and no student asked question in her class, then maybe, मतलब कि एक लैंग्वेज की टीचर है, इंग्लिश पढ़ा रही है, पर कोई बच्चा उससे क्वेश्चन नहीं कर रहा, वापस उसको कुछ पूछ ही नहीं रहा। क्यों नहीं पूछ रहा? स्टूडेंट्स आर नॉट पेइंग अटेंशन? नहीं, ये तो गलत हो सकता है। शी हैड बीन एक्सीलेंट टीचर, मतलब वो इतनी अच्छी टीचर है कि बच्चों को पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। Oh my God. Next comes third. Whatever was taught but beyond the comprehension. All the students are at higher level. ना बच्चे खुद सीख सकते तो उस लैंग्वेज टीचर की ज़रूरत ही क्या थी? थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कि जो भी उसको उनको सिखा रही है वो टीचर, वो उसके ऊपर से जा रहा है, जो वो सीखना चाहते हैं उनको वो चीज़ नहीं मिल रही, तो वो क्यों अटेंशन पे करेंगे? तो सबसे बेटर ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन। फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर वॉज। ये ध्यान देना इस क्वेश्चन को, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्वेश्चन ना आ जाता है और बच्चे ये पढ़ के नहीं जाते, जिस वजह से एक नंबर तो उनका सीधा सीधा ही चला जाता है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर किसने की थी? फ्राइज ने, ये याद रखना, फ्राइज ने स्ट्रक्चरल ग्रामर की फाउंड की थी, स्ट्रक्चर ग्रामर फाउंड की थी। ओके, फाउंडर कौन थे? फ्राइज। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।